नमस्कार, मैं हूं ए.के. कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मुख्य रूप से जो केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं और ख़ास करके जो एनपीएस में यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में कवर है, उनके लिए वीडियो खासा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए विषय में जो बातें किए जा रहे हैं, 13 जनवरी 2026 को एक लेटर रिलीज हुआ था पीएफआरडीए का और उस लेटर में ये चर्चा किया गया था कि एक कमेटी गठित किया जा रहा है जो 15 सदस्यीय कमेटी है और ये 15 सदस्यीय कमेटी जो है एनपीएस संबंधित कुछ बातों को देखेगा और यहीं से ये बात निकल कर आया कि कुछ AICPIW के आंकड़े की चर्चा यहाँ पे किया गया है। यानी एनपीएस से रिलेटेड अगर कोई सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार में अगर है और जब वो सेवानिवृत्त होगा तो उसे पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के जैसा ही उसे महंगाई राहत का बेनिफिट दिया जाएगा, जैसे प्रत्येक 6 महीने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को ओपीएस में दिया जाता रहा है। दूसरा, अगर केंद्र एनपीएस में अगर सुधार करता है तो राज्यों पर भी एनपीएस के ये सुधार लागू हो जाते हैं। तो राज्य सरकार के भी कर्मचारियों को आने वाले समय में क्या ओपीएस के जैसा महंगाई राहत या भत्ता मिलेगा, यानी क्या सच में आने वाले समय में ओपीएस की मांग जो है क्या ये कमज़ोर पड़ जाएगा या ओपीएस के राह पर एनपीएस चल दिया है। ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है और सच में इस चीज़ को इस वीडियो में थोड़ा सा समझेंगे कि सच में क्या एनपीएस में कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जो केंद्रीय कर्मचारियों को एक बेहतर लाभ दे सके। देखिए, अभी भारत सरकार की अगर बात करें तो लगभग 50 लाख के आसपास में केंद्रीय कर्मचारी अलग अलग यहाँ पे विभागों में पदस्थापित हैं। इस 50 लाख में से अगर डेटा पे लगभग बात करें तो 50% एनपीएस सब्सक्राइबर है, यानी 25 लाख के आसपास में जो सेंट्रल एम्प्लॉई हैं वो एनपीएस सब्सक्राइबर है। 25 लाख जो है वह ओपीएस में और यूपीएस में है। तो यूपीएस में भी एनपीएस से गए हुए लोगों की संख्या लगभग 1 लाख के आसपास ही रहा है। अगर ओवरऑल बात करें तो 50% ओपीएस सब्सक्राइबर और 50% एनपीएस सब्सक्राइबर। अब यहाँ देखना क्या है कि ओपीएस वाले लोगों के तो जो मांग डिमांड रहा है कि 8th पे कमीशन से संबंधित, लेकिन एनपीएस वाले लोग 2 तरह से अपने निगाह को सरकार पे गड़ाए हुए हैं। एक निगाह उनका है कि 8th पे कमीशन में एक बेनिफिट कैसे मिले एनपीएस वाले लोगों को, और दूसरा जो उनका एक निगाह है कि क्या सच में कुछ ओपीएस के जैसा एनपीएस सब्सक्राइबर को होने जा रहा है। राज्यों में अगर आप आते हैं तो केंद्र राज्य को मिला लें तो लगभग ये आंकड़ा बहुत बड़ी संख्या में एनपीएस सब्सक्राइबर का चला जाएगा। तो इस एनपीएस और ओपीएस के इस तुलना में इस वीडियो में इस विषय को ही समझेंगे कि सच में क्या महंगाई राहत क्या मिलने की संभावनाएं केंद्रीय कर्मचारी जो एनपीएस से कवर है उन लोगों को है या केवल एक दिलासा है जो आने वाले समय में ये भी यूपीएस के जैसा ही दिखने लगेगा। जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। देखिए, आप स्क्रीन पे जिस लेटर को देख रहे हैं, इस लेटर का जो प्रेस रिलीज किया गया था ये 13 जनवरी 2026 को पीएफआरडीए ने इस लेटर को रिलीज किया था। आखिर इस लेटर में ऐसा क्या है कि इसके बाद पूरा एकदम बिल्कुल लोगों को दिलचस्पी बढ़ गया। इस लेटर में क्या है कि 15 सदस्यीय एक हाई कमेटी गठित किया गया है एनपीएस में संबंधित कुछ बातों के सुधार को लेकर। अब ये हाई कमेटी जो गठित किया गया है जिसको लेकर 13 जनवरी को जो पीएफआरडीए ने लेटर रिलीज किया है, तो उसके आधार पर कुछ बातें यहाँ पे फोकस करने लायक है जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे जो मुख्य रूप से जो आप जब इस लेटर को 13 जनवरी वाले को देखेंगे तो यहाँ पे एक विषय पे चर्चा किया गया है फ्रेमवर्क डेवलपमेंट पे। फ्रेमवर्क डेवलपमेंट पे जो बात हुआ है कि यहाँ पे क्रिएटिंग रेगुलेशंस फॉर एश्योर्ड पे आउट पे बात हुआ है। दूसरा, यहाँ इंक्लूडिंग एक्सप्लोरिंग द पेंशन स्कीम एंड हाईलाइटेड इन द पीएफआरडीए कंसुलेशंस पेपर डेटेड सितंबर 30 2025, यानी पीएफआरडीए 30 सितंबर 2025 को एक लेटर रिलीज किया था। अब उस लेटर को ही यहाँ पे समझना है कि जो फ्रेमवर्क तैयार होगा वह 30 सितंबर 2025 के लेटर के आधार पर ही फ्रेमवर्क तैयार होगा। अब हमें ये जानना होगा कि 30 सितंबर 2025 के इस लेटर का क्या आधार रहा है जो 13 जनवरी 2026 वाले लेटर का ये फ्रेमवर्क डेवलपमेंट में काम कर रहा है। देखिए, इसका आधार क्या रहा है, इस चीज़ को ज़रा समझेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्या कि यहाँ पे कुछ पेंशन स्कीम का चर्चा किया जा रहा है और ये पेंशन स्कीम का चर्चा आपको 30 सितंबर 2025 वाले लेटर में किया गया था। पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी इसको रिलीज किया था। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पे जो चर्चा हुआ है पेंशन स्कीम 1, 2 और 3। जब आप पेंशन स्कीम 1, 2 और 3 को देखेंगे तो कुछ आपको क्लियर होता यहीं से दिख जाएगा कि क्या सच में एनपीएस वाले लोगों को महंगाई राहत
का जो DA/DR का जो बेनिफिट्स है सच में दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा, क्या इसके जैसे जो 7th पे कमीशन आया था उसमें OPS वाले का जो मिनिमम पेंशन की राशि तय किया गया था 9,000 रुपया तय किया गया था, यूपीएस में 10,000 तय किया गया था, क्या NPS में कुछ इसी तरीके का अमाउंट होगा जो बिल्कुल एकदम मिनिमम पेंशन को निर्धारित करेगा और बाद में इस पे DR मिलेगा। इस चीज़ को इसलिए हम चर्चा में लाए हैं कि DR का मतलब हुआ कि अभी जो 7वें वेतन के अनुरूप जिन लोगों को डियरनेस रिलीफ मिल रहा है वह 58% केंद्रीय कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत मिल रहा है, यानी आने वाले समय में इसी तरीके के लाभ NPS सब्सक्राइबर को भी मिलेगा। यानी जिस तरीके से OPS वाले लोगों को महंगाई भत्ते और राहत मिलते हैं, ठीक उसी तरीके से NPS को भी आफ्टर VRS या सुपर एनुएशन के आधार पे रिटायरमेंट के बेस पे उन लोगों को भी उसी तरीके के बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ से ही समझ जाएंगे पेंशन स्कीम 1 और 2 और 3 से। पेंशन स्कीम 1 को समझने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो चर्चा किया गया है कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान SWP और NUT पे चर्चा किया गया है। देखिए सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान SWP और NUT क्या है जरा यहाँ पे समझेंगे। देखिए जब कोई NPS सब्सक्राइबर 10% अपने राशि को जमा करता है PFRDA NPS में अपने वेतन से, तो 14% सरकार भी इस पे प्रत्येक माह जमा करता है। ये राशि 24% का हो जाता है और इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, CI मिलता है। जब व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है तो उस समय वो चाहे तो फंड को निकाल सकता है। सेवानिवृत्ति यानी सर्विस काल से पहले भी निकालने के कुछ प्रावधान है, लेकिन इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो सेवानिवृत्ति वाले ही आधार पे बात करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अगर 60 वर्ष की अगर उम्र को कंप्लीट करके अगर वो सेवानिवृत्त होता है तो उस समय वो 60% जो उसका ये 24% राशि और कंपाउंड इंटरेस्ट से जो कॉर्पस बना है, जो फंड बना है, उस फंड का 60% वो राशि निकाल सकता है और 40% राशि उसका NUT होता है। अब यहाँ पे देखना क्या है कि यही NUT जो आप देख रहे हैं 40%, यहाँ पे यही NUT का फेज पेंशन स्कीम 1 में चर्चा किया है। दूसरा जरा यहाँ पे देखिए कि जो SWP का जो आप जो देख रहे हैं सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, ये सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान ये जो है ये 60% की राशि है जो आपने सेवानिवृत्ति पर या सुपर एनुएशन पे आपने निकाला। अब क्या कह रहा है कि देखिए यहीं से सबसे बड़ा विषय को समझना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखता है कि ए नॉन एश्योर्ड स्कीम फोकस्ड ऑन मैक्सिमाइजिंग पेंशन वेल्थ थ्रू ए मिक्स ऑफ सेटअप सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। अगर इस चीज़ को अगर आप समझते हैं तो यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है कि SWP जो सिस्टमेटिक जो SWP और NUT है इसको मिक्स करके सेटअप करना है ताकि एक बेहतर यहाँ पे पेंशन मैक्सिमाइजिंग पेंशन हो सके। अब ये मानक तय नहीं कर पाया जा रहा है, एक बेहतर एक मैक्सिमाइजिंग की बात किया गया है, लेकिन ये बात तय नहीं हो रहा है कि हाँ कितना होना चाहिए। यानी जो ये 100% की राशि है ये दोनों को आने वाले समय में मिक्स कर दिया जाएगा। जैसे अगर इसको समझेंगे अगर आप UPS के पैटर्न पे, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या हुआ था, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में हुआ था कि जो NPS सब्सक्राइबर UPS में गए थे तो NPS वाले लोगों का जो पैसा था वह 100% राशि उनको UPS में छोड़ देना पड़ता था और उनके सेवा अवधि के जो टेन्योर उनका जो सर्विस टेन्योर था उसी टेन्योर के आधार पर उनके वेतन यानी जो पेंशन था वो निर्धारित किया गया था। जैसे अगर बात करें कि अगर किसी व्यक्ति का 25 वर्ष की सर्विस में UPS में अगर उसके 50 लाख का कॉर्पस बना था तो 50 लाख रुपया उसे PFRDA में ही छोड़ देना होगा। UPS का ये बेनिफिट था, तभी जाके आपको वो जो मिनिमम पेंशन 9,000 और उस पर DR जो 10,000 और जो DR था तभी मिलता था। ठीक है, 25 साल की सेवा अवधि पर जो आपका वहाँ पे गणना होता था वो आपको पेंशन के तौर पे दिया जाता था, लेकिन जो आपकी जो राशि प्रत्येक महीने की कटी आप उसको छू भी नहीं सकते हैं। ये UPS में था। NPS में भी कुछ ऐसा आने वाले समय में संभवतः है कि दिख सकता है कि 100% की राशि जो है वो आपको पूरे प्रोग्राम में रख लिया जा सकता है, तभी आपको एक बेहतर पेंशन की आप आशा कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए पेंशन स्कीम 2 का जो चर्चा हुआ था 30 सितंबर के लेटर में कि एश्योर्ड स्कीम प्रोवाइडिंग ए टारगेट पेंशन पीरियोडिक इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। अब ये जो पीरियोडिक इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट जो आप देख रहे हैं इस चीज़ को यहाँ पे समझिए कि पीरियोडिक इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट क्या है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट क्या होता है कि प्रत्येक 6 माह पर केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को एक आंकड़े के आधार पर जो
AICPIW जो जारी करता है 2016 के आधार पे, उसी आधार पे 2%, 3%, 4% जो भी उसका एक रेट निकल कर आता है, उस पॉइंट के बेस पर प्रतिशत की गणना के आधार पर DA या DR ये केंद्र सरकार अपने एम्प्लॉय को देता है। ठीक उसी तरीके से राज्य सरकार भी देता है। OPS वाले लोगों को भी DA DR का बेनिफिट्स दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो ये बात कर रहा है कि AICPI का आंकड़ा जो है यहाँ पे दिया जाएगा, AICPIW का आंकड़ा यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन अब ये तय करना ज़रूरी है कि जो AICPIW का जो आंकड़ा मिलेगा, इसके लिए क्या कोई मिनिमम राशि क्या पेंशन का तय किया जाएगा? जैसे OPS में 9,000 है, NPS में UPS में 10,000 है, तो क्या NPS में कोई मिनिमम पेंशन तय किया जाएगा? और क्या मिनिमम पेंशन तय किया जाएगा तो क्या 100% राशि छोड़ने के बाद ये तय होगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण और दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके का SWP और NUT को जिस तरीके से मिक्सअप करने की जो बात चल रही है, तो इससे तय है कि आने वाले समय में अगर मिनिमम स्लैब अगर आता भी है कि इसी पे DAR दिया जाएगा, तो क्या 100% की राशि जो है वो आने वाले समय में PFRDA के पास ऐसा हो सकता है, संभावना है कि ऐसा हो सकता है कि 100% की राशि जो है वो UPS के जैसा वहाँ पे छोड़ना पड़ सकता है। अब देखिए आगे पेंशन स्कीम 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखता है क्या, पेंशन क्रेडिट की बात करता है। देखिए ये पेंशन क्रेडिट क्या है, इस चीज़ को समझेंगे। जैसे अभी आप अगर NPS में है तो आपके जो 10% और सरकार के 14% की जो राशि है, इसे प्रत्येक महीने आप एक यूनिट खरीदते हैं। अब यूनिट कैसे खरीदते हैं? जैसे अगर आप 50 साल से अगर कम आपका अगर उम्र हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका पैसा ज़्यादा कहाँ लगाया जाता है? इक्विटी में लगाया जाता है। इक्विटी से ज़्यादा रिटर्न आने के लिए PFRDA क्या करता है कि मैक्सिमम अधिकांशतः पैसे को इक्विटी में भेज देता है। लेकिन जैसे ही 50 वर्ष से ज़्यादा आपका उम्र जब होते जाएगा तो इक्विटी में आपका अंश कम होगा और सिक्योरिटीज बॉन्ड और सरकार के बॉन्ड में ज़्यादा आपके पैसे इन्वेस्ट होते जाएंगे। अब जो भी पैसे जहाँ भी इन्वेस्ट हो रहा है, आपको अगर आप डिफ़ॉल्ट पैटर्न पे हैं तो उस पैटर्न पे आपको ये नहीं पता है, क्योंकि आपका पैसा कोई और लगा रहा है। अब वो पैसे से प्रत्येक महीने आपका एक यूनिट खरीदा जा रहा है। उस यूनिट को जब आप सेवानिवृत्त होंगे तो उस समय वो ही यूनिट जो है गणना किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे पेंशन स्कीम 3 में भी पेंशन क्रेडिट में वही यूनिट का चर्चा किया जाएगा। यानी आपने अपने NPS सर्विस काल के दौरान आपने कितना यूनिट जो है वो गेन किया है, कितना यूनिट आपने डिपॉजिट किया है। यानी फिर से मोटा मोटी अगर बात करें तो फिर तो यहाँ पे यूनिट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल NPS सब्सक्राइबर के लिए आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेंशन क्रेडिट बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग ईच क्रेडिट एश्योर्स फिक्स्ड मंथली पेंशन पे आउट। अब इस लाइन को जब आप समझेंगे तो यहाँ पे साफ इस चीज़ को मेंशन किया जा सकता है कि क्रेडिट जो आपका एश्योर होगा उसी आधार पे आपका फिक्स्ड मंथली पेंशन पे आउट बनेगा और वही आपके सेवानिवृत्ति के बाद उसी आधार पे सब्सक्राइबर को बेनिफिट दिया जाएगा। अब बताइए कि आप फिर तो NPS के जो राशि 24% है तो उस पर यूनिट तो फिर तो खरीदना ही पड़ रहा है, उसी आधार पे फिर पेंशन तय होगा। यानी आने वाले समय में 100% की जो राशि आपका जमा होगा NPS में कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं कि UPS ही जैसा 100% का कहीं ये संभावना जो है ये सच ना निकल जाए। अब आने वाले समय में ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय होगा। लगभग 24-25 लाख तो केंद्रीय कर्मचारी हैं जिनके यहाँ NPS में जिस महंगाई राहत की आशा में जी रहे हैं। यहाँ इस 3 स्कीम के जिस पॉइंट पे हमने चर्चा किया है, ये 3 स्कीम पॉइंट पे बहुत से ऐसे चीज़ें क्लियर नहीं हो रहे हैं जो OPS के जैसा ये NPS हो सके। अगर यहाँ पे पेंशन क्रेडिट की बात नहीं होता तो इसमें क्या होता कि अगर पैसा अगर 100% अगर रखा भी जाता तो आने वाले समय में एक जो फिक्स्ड अमाउंट रहता कि नहीं, मिनिमम अमाउंट इतना तय है, इस पर DR मिलते रहेगा। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं होने जा रहा है। 100% राशि रख के भी आपकी पेंशन यूनिट के आधार पे ही गणना करके आपकी पेंशन तय किया जाएगा, जो आने वाले समय में कर्मचारियों के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। यानी OPS और NPS की अगर इस में तुलना करें तो अभी ऐसा कहीं कुछ नहीं दिख रहा है कि NPS OPS बनने की राह पे है। आगे मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में। अगर कुछ इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन रहता है तो ज़रूर हम आपके सामने रखेंगे। नए जुड़े तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।